हेलो एवरीवन, आसवी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग सभी का स्वागत है। मैं कृष्णा प्रसाद गौड़। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो सीटेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके बारे में देखेंगे और उसमें जो मैथमेटिक्स जो टॉपिक आएगा आप लोगों का, ठीक है, उसकी तैयारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को करा के दूंगा। ठीक है, चाहे वो सीटेट हो चाहे यूपी टेट वाले भी इसमें अपनी तैयारी देख सकते हैं। ठीक है ना, ये मैंने आपके पास बोर्ड पे सिलेबस रखा हुआ है जो सीबीएसई के थ्रू अपने साइट पे अपलोड किया गया है। ठीक है, तो जो भी आप लोग प्राइमरी सेक्शन या जूनियर सेक्शन में देने वाले एग्ज़ाम, उसमें आप लोगों को ये 15 टोटल टॉपिक्स दे रखे हैं। मैथमेटिक्स को 15 टॉपिक में डिवाइड किया गया है। ज्योमेट्री, ठीक है, जिसको आप हिंदी में ज्यामिति कहते हैं, शेप्स, स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ें मुझे लगता है आप लोग इसके बारे में अवेयर पहले से ही हैं। ठीक है, अगर देखो बच्चों, मैं अपना अगर पर्सनल जो एक्सपीरियंस है अगर वो मैं शेयर करूँ तो अगर आप लोग सीटेट चाहे यूपी टेट अगर निकालना चाहते हैं, जो भी आपका 2 से 3 सब्जेक्ट जो भी स्ट्रांग है, क्योंकि आपके पास में तरह तरह के सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश ले सकते हैं आप, या संस्कृत है आपके पास, ठीक है, मैथ है, साइंस है, प्लस बाल विकास है, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट है उसके अंदर। तो जो मैंने निकाला था मैंने अपने एक ही पहले अटेम्प्ट में ही मैंने अपना जूनियर और प्राइमरी दोनों में निकल गए हैं। ठीक है, तो अभी मैंने जो ट्रिक किया था, मैंने क्या किया था, मेरे जो मैथ और साइंस मेरा जो है उसको मैंने अच्छे से करके रखा था। मेरा जो स्ट्रांग पोर्शन था मैंने अपने को अच्छे से उसको स्ट्रांग करके रखा था। ठीक है, आपको भी क्या करना है, आपको अपने सब्जेक्ट को, एरिया को चूज़ करना है कि आपके कितने सब्जेक्ट अच्छे से आप कर सकते हैं। मान लीजिए हो सकता है आपके 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट में आप परफेक्ट हों। ठीक है, उस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, ताकि 30 में से 30 जो आपके नंबर्स हैं, जैसे मैथ मान लीजिए मेरा हो गया, मुझे 30 में से 30 लेना है, नहीं हो 30 में से अगर नहीं 30 आएंगे, कम से कम 25 से 26 तो आनी चाहिए मुझे, उसके नीचे नहीं आना चाहिए। साइंस पकड़ लीजिए आप, मुझे साइंस में कम से कम 30 में से 25 नंबर लेकर आना है। रह गए बाकी जो सब्जेक्ट हो गए, उसमें एनी हाउ आप कहीं से कहीं कितने भी कमज़ोर होंगे बच्चों, तो मुझे इतना अनुमान है कि आप कम से कम नहीं 30 में से 20, कम से कम 18, 15, 18 ऐसे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो आप अगर टोटल करेंगे सब ऐसे, तो अपने आप बाउंड्री को क्रॉस कर जाएंगे। जो भी क्राइटेरिया सेट होता है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, उसको आप बाउंड्री को पार कर जाएंगे। तो मेरा सजेशन यही है कि आप लोग जब भी तैयारी करेंगे तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपको अच्छे लगते हैं, जो सब्जेक्ट जिसमें आप बहुत अपने आप को स्ट्रांग मानते हैं, आपका मैथ हो सकता है, साइंस हो सकता है, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है उसको आपसे कम 2 से 3 सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग कर लीजिए कि इससे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होनी आएगी, चाहे भला कैसे भी क्वेश्चन कर दीजिए। दूसरी चीज़, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो या सीटेट की तैयारी करो, अगर सीटेट वाले हैं तो कम से कम आप जो केंद्रीय विद्यालय में जो 8 तक की बुक्स चलती है, ठीक है, एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। चाहे वो मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, जो भी सब्जेक्ट आपका, पूरा 1 से लेकर 8 तक के जो कक्षा 8 तक चलते हैं अच्छे से पढ़ लीजिए उसको। ठीक है, सीटेट वाले अगर आप यूपी टेट की तैयारी करते हैं तो वैसे ही यूपी बोर्ड की जो किताबें हैं क्लास 8 तक की, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपने उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपका सीटेट चाहे यूपी टेट आराम से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हम ये तो सिलेबस की बात हो गई है। ठीक है, आपका ये सब चीज़ें दी हुई है। बस चलिए आज एक एक टॉपिक करके हम एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक को देखेंगे या समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बेसिकली इस टॉपिक में ज्योमेट्री, शेप्स और सॉलिड्स, ये तीनों के चीज़ों को एक साथ हम वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तीनों आपस में एक दूसरे के रिलेटेड हैं। तो इसके बेस पे आज की वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा फिगर्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है, और उसकी जो फॉर्मूले बनते हैं, उसके किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, इसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, ज्योमेट्री की बात करते हैं हम। पहला, अब नाम से ही समझ गया आप लोग को, ज्योमेट्री मतलब जहाँ पे आपको शेप्स रहेंगे, फिगर्स रहेंगे, लाइन्स एंड एंगल्स रहेंगे, वहाँ पे हम इसकी बात करेंगे। तो पहले एक एक टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक एक करके आके हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो पहले में काम करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट हम जो स्टार्टिंग करेंगे दैट इज पॉइंट से शुरू करते हैं। पॉइंट या हिंदी में जिसको हम कहेंगे बिंदु, क्या कहेंगे इसको, बिंदु। ठीक है, अब पॉइंट क्या होता है, ठीक है, पॉइंट क्या है,
दिस इज मार्क पॉइंट ऑफ द पोजीशन। जब कोई किसी पोजीशन को हम मार्क करते हैं उसको कहते हैं हम लोग पॉइंट। क्या कहते हैं? पॉइंट। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास कोई यहाँ पे कोई एक पोजीशन, किसी की पोजीशन है पी, मैंने बोला पोजीशन कहाँ पे है, तो मैंने बोला ई है यहाँ पे है। तो जब हम किसी की पोजीशन को मार्क करते हैं, किसी पर्टिकुलर की प्लेन सरफेस पे जब हम किसी के पोजीशन को मार्क करते हैं, उसी मार्क को ही हम कहते हैं पॉइंट। क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं पॉइंट। तो प्लेन सरफेस क्या हो गया? प्लेन मतलब जो भी आपकी जो फिगर, देखिए फिगर जो होती है आपके जितने सॉलिड्स फिगर होते हैं, ठीक है, या तो कर्व में शेप में हो सकते हैं या तो फ्लैट हो सकते हैं। तो जो हमारा फ्लैट पार्ट होता है उसी को हम कहते हैं प्लेन कहते हैं। जैसे हमारे ये मेरा बोर्ड क्या है? प्लेन है। क्या है? प्लेन है। इसी को हम कहेंगे प्लेन सरफेस। तो इस प्लेन सरफेस पे जहाँ पे भी हम किसी की पोजीशन को मार्क करते हैं, दिखाते हैं, उसी को हम कहते हैं पॉइंट। क्या कहते हैं? पॉइंट। इसको हम यूजली किसे दिखाते हैं? डॉट से। किससे दिखाते हैं? डॉट के साथ में हम उसको दिखाते हैं। तो ये बन गया आपका पॉइंट। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, लाइन की बात कर लेते हैं। ठीक है, लाइन या जिसको हम कहेंगे रेखा। ठीक है, रेखा। ठीक है, अब लाइन क्या होती है? ऐसा स्ट्रेट पाथ जिसके एंड पॉइंट न हो, दोनों के एंड पॉइंट ना हो, मतलब दो ऐसे, क्या बोल सकते हो कि जो लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट क्या हो गया? लाइन सेगमेंट क्या हो गया? लाइन सेगमेंट मतलब जिसके एंड पॉइंट होता हो, जिसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स हो। मतलब आपने दोनों को ज्वाइन कर दिया, सपोज दिस इज ए और बी, इसको आपने ज्वाइन कर दिया, तो ये कहलाएगा लाइन सेगमेंट। क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट। मतलब इसके दोनों पॉइंट फिक्स हैं, अभी इसके बड़ा नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये 2 सेंटीमीटर का ही रहेगा। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? इसका फिक्स पॉइंट होता है, मतलब इसकी लेंथ फिक्स रहेगी। लेकिन अब लाइन किसको कहेंगे? अगर ये जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को अगर हमने दोनों तरफ एक्सटेंड किया, बढ़ाया, इसको बढ़ाया दोनों तरफ, और जिसके एंड पॉइंट न हो, एंड पॉइंट न हो, उसी को हम कहेंगे लाइन। तो लाइन क्या है? जिसके दोनों तरफ एंड पॉइंट ना हो और कोई इसका फिक्स लेंथ ना हो। लाइन का कभी फिक्स लेंथ नहीं होता, वो इनफाइनेटली दोनों तरफ चलते रहता है। इनफाइनेटली क्या होता है? दोनों तरफ चलते रहता है। ठीक है, तो वही हमारा कहलाएगा लाइन कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें आता है, नेक्स्ट आपका रे। ठीक है, थोड़ा इसका हिंदी वर्जन देख लीजिए आप लोग, क्योंकि सभी मेरे को हिंदी में नहीं पता उसके बारे में, थोड़ा आप लोग समझिएगा। ठीक है, रे का बच्चों एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता है। मतलब एक फिक्स पॉइंट होता है, एक इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ से वो निकलता है, और दूसरी तरफ एक तीर बनी होती है, समझ लो, जिसका एंड पॉइंट नहीं होता। मतलब एक ही तरफ चलती आती है, एक ही तरफ क्या होती है? चलते आती है। उसको हम कहते हैं रे। क्या कहते हैं? रे। ठीक है, चलिए अब इसको दिखाते कैसे, लिखते कैसे? मान लीजिए ये मेरे पास ए है, पॉइंट फिक्स है, इस पर मैंने बी दिखा दिया, तो इसको कैसे दिखाएंगे? रे को ए और एक तरफ तीर बना देंगे। ठीक है, वैसे अगर लाइन सेगमेंट की बात करते हैं, लाइन सेगमेंट को कैसे दिखाएंगे? ए बी और उस पर ये बार दिखा देंगे। ठीक है, वैसे ही अगर लाइन है, मानिए लाइन है, ये आपका ए और बी दिखाते हैं अब इसको, तो इसको बोलोगे ए बी और इसके ऊपर आप एरो बना दोगे दोनों तरफ, ये कहलाएगा लाइन। आ रही बात समझ में? तो पॉइंट क्या है? पॉइंट जब हम प्लेन पे किसी चीज़ को पॉइंट करते, किसी को मार्क करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग पॉइंट, उसको कहते हैं पॉइंट। लाइन क्या होती है? जो जिसके तरफ कभी भी खत्म, जो कभी खत्म ना हो, दोनों तरफ क्या बनी? एरो बनी हो, इनफाइनेटली दोनों तरफ चली जा रही है। ठीक है ना, और याद रखना ये स्ट्रेट पाथ होता है, स्ट्रेट पाथ। लाइन सेगमेंट क्या होता है? इस लाइन का एक टुकड़ा जिसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स होते हैं, जिसके दोनों एंड पॉइंट क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, उसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। दूसरा होता है रे। क्या होता है? रे एक इनिशियल पॉइंट जो फिक्स होता है और एक तरफ जो फिक्स ना हो, मतलब इसके पास एक फिक्स पॉइंट होता है और एक फिक्स पॉइंट नहीं होता है, तो इसका भी लेंथ नहीं होता है, इसका भी लेंथ नहीं होता है। बट लाइन सेगमेंट का लेंथ होता है और लाइन का लेंथ नहीं होता, आप उसको मेजर नहीं कर सकते, वो चलते जाएगा इनफाइनेटली। वैसे ही इसको भी आप मेजर नहीं कर सकते, आप ये चलते जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर यहाँ तक। चलिए अब थोड़ा इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब किसी एक पॉइंट से, एक इनिशियल पॉइंट से दो रे निकलती है, तो
जो स्पेस यहाँ पे बनता है इसी को हम कहते हैं एंगल। क्या कहते हैं? एंगल। तो दिस इज कॉल्ड एज एंगल, इसी को हम कहेंगे एंगल, या हिंदी में इसको कहेंगे कोण। क्या कहेंगे? कोण। तो ये क्या हो गई? इसका एंगल का ये दोनों जो साइड होते हैं, जो दोनों रे हैं, इसको हम कहते हैं इसका आर्म। क्या कहते हैं इसको? इसका आर्म, या हिंदी में इसको हम कहेंगे इसका भुजा। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगा? इसका आर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आर्म कहलाएगा। तो जब कभी भी एक इनिशियल पॉइंट से दो रे निकलती है तो वो क्या बनाती है? एंगल बनाती है। क्या बनाती है? जहाँ से निकलती है वहाँ पे क्या बनाती है? एंगल बनाती है। आधी बात समझ में? ठीक है। अब ये एंगल कैसे होगा, कितना बड़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग सब हम एंगल्स को डिवाइड करते हैं। एंगल्स को अलग अलग पार्ट्स में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अब देखिए कैसे डिवाइड करेंगे उसको। अब एंगल के बेस पे अब हम अपने एंगल्स को अलग अलग वैल्यू के बेस पे हम क्या करते हैं? इसको डिवाइड करते हैं। तो पहला आपका बनता है एक्यूट एंगल। क्या बनेगा? एक्यूट एंगल। ठीक है। दूसरा आपका, दूसरा ले लीजिए आपको राइट एंगल। राइट एंगल। तीसरा आपका बनता है ऑब्ट्यूस एंगल। देन आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। देन आपका एक आएगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। ठीक है। चलिए एक एक बात करते हैं इन सबकी। ठीक है। चलिए एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हम हिंदी में शायद न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण। न्यून कोण। ठीक है। अब जब मान लीजिए जब दो एंगल बनाया आपने, जब आर्म्स आपने निकाला, तो जब इन दोनों के बीच में जो एंगल बना, अगर ये जो एंगल है, मान लीजिए इस एंगल को मैं थीटा बोलता हूँ, कुछ नाम देता हूँ, तो इस एंगल की वैल्यू, अगर ये एंगल 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से क्या है? छोटा है, ये जो थीटा रहेगा यहाँ पे, वो क्या है? जब 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है तो इसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। ठीक है। नाउ राइट एंगल से आपने समझ गया होगा, आपने इसको हिंदी में बच्चों हम कहते हैं समकोण। समकोण। ठीक है। नाउ इसका मतलब जब दो जो रे निकलती है, वो रे एग्जैक्टली आपस में 90 डिग्री बनाती है। कितना? 90 डिग्री बनाती है, तो उसको हम कहते हैं राइट एंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल। मतलब जब कभी दो आर्म के बीच में एग्जैक्टली 90 डिग्री बनता है तो उसको हम कहते हैं राइट एंगल। ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है। आई थिंक इसको बृहद कोण समथिंग कुछ कहते हैं। ठीक है। नाउ ऑब्ट्यूस एंगल, तो जब कभी भी आपका जो एंगल है, जब दो आपके रे हैं, अगर वो रे आपस में जो एंगल बना रहे हैं, सपोज ये थीटा मान लीजिए एंगल बना दिया, ये एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा है, अगर ये एंगल 90 डिग्री से क्या है? बड़ा है, लेकिन ये 180 डिग्री से छोटा है, तो उसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, उसको कहेंगे हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्स एंगल। तो मान लीजिए कोई अगर एक एंगल है, दो आर्म्स अगर एंगल बना रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई एंगल बना दिया x नाम का, तो ये पूरा जो एंगल बचता है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं इसको? रिफ्लेक्स एंगल। इस पीछे वाले एंगल को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब जो रिफ्लेक्स एंगल है, ये जो y मान लीजिए रिफ्लेक्स एंगल है, तो इसकी जो वैल्यू होती है ये 180 से बड़ा रहेगा। मतलब ये जो y है, मान लीजिए ये जो एंगल बनेगा पीछे वाला, ये जो y है, ये y 180 डिग्री से बड़ा रहेगा, लेकिन एक 360 डिग्री से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। 360 डिग्री से छोटा रहेगा। ठीक है। तो इसको निकालते कैसे? मान लीजिए अगर पूछ दिया गया फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ x, बोल दिया मैंने फाइंड रिफ्लेक्स ऑफ x, रिफ्लेक्स ऑफ x, तो क्या करेंगे? ये पूरा हमारे क्या होता है? कंप्लीट एंगल। ये पूरा सर्कल कितने का होता है? कंप्लीट एंगल कहते हैं इसको। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? 360 डिग्री में से क्या करेंगे बच्चों? x को माइनस कर दीजिए, तो आपका रिफ्लेक्स निकल जाएगा पीछे वाला। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका स्ट्रेट एंगल। मतलब जब दो आर्म्स आपस में एग्जैक्टली 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यहाँ पे कितने का? 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। आधी बात समझ में? ठीक है। इसका मतलब
इतना क्लियर। तो इसका मतलब जब दो रे या आर्म्स एक एंगल बनाते हैं जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी 90 से छोटा होगा, उसको हम एक्यूट एंगल कहेंगे। राइट एंगल, ठीक है, जब दोनों एग्जैक्टली 90 डिग्री बनाएंगे उसको राइट एंगल। अगर दोनों आर्म्स अगर 90 से बड़े और 180 से छोटा एंगल बनाएंगे उसको हम ऑब्टूस एंगल कहेंगे। देन रिफ्लेक्स एंगल, जब कभी जो एंगल होगा वो एंगल की वैल्यू 180 से बड़ी होनी चाहिए और 360 से छोटी होनी चाहिए। तो याद रखना ये पीछे वाला एंगल बनता है हमेशा, उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। और जब कभी दो रे एग्जैक्टली 180 डिग्री बनाएंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन बनाएंगे एकदम, ठीक है, उसको हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। क्या कहेंगे उसको? स्ट्रेट एंगल, ठीक है। ओके बच्चों, एंगल्स में दो एंगल्स और आते हैं हमारे पास, सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री को हम समपूरक कोण कहते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री को हम पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पूरक कोण, आई थिंक सो, ठीक है। चलिए अब सप्लीमेंट्री होता क्या है समझ लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए दो एंगल आपके पास है x एंड y, और अगर दो एंगल का सम, मतलब दो एंगल आपके पास है, दो कोण है मान लीजिए आपके पास, उन दोनों कोण का जो योग है वो अगर 180 डिग्री आता है, 180 डिग्री आता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। और अगर मान लीजिए दो एंगल आपके पास है, उन दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आता है, 90 डिग्री आता है, तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, या उसको कहेंगे हम लोग पूरक कोण कहेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम तो जो ट्रायंगल है उसके टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। अब इतना हमको पता है बच्चों कि जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में हमारे पास 3 साइड्स होते हैं और 3 क्या होते हैं? एंगल होते हैं, ठीक है। 3, 1 2 3 साइड्स और 1 2 3 क्या होते हैं? एंगल होते हैं। और बच्चों जहाँ पे दो लाइंस आपस में ज्वाइंट होती है इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। मतलब इसमें 3 वर्टेक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि इसमें 3 साइड्स और 3 एंगल्स है, इसलिए इसने एंगल के बेस पे और हमने साइड्स के बेस पे क्या किया? ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। चलिए, तो ट्रायंगल बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होता है, बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स, ठीक है। तो एंगल के बेस पे हम ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एंगल के बेस पे क्या करते हैं? ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। पहला क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, या इसको हम लोग हिंदी में न्यून कोण कहेंगे। क्या कहें? न्यून कोण त्रिभुज, है ना, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। सॉरी, ये ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, त्रिकोण नहीं होता, त्रिभुज होता है, सॉरी, त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं वाला त्रिभुज। ट्रायंगल, त्रिकोण भी कहते हैं उसको, ट्रायंगल त्रिकोण भी कहते हैं, या इसको त्रिभुज भी कहते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। त्रिकोण भी कहेंगे इसको, त्रिभुज भी कहेंगे, त्रिकोण त्रिभुज दोनों सही है, ठीक है। चलिए नाउ, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बेटा? अब ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों के तीनों जो एंगल बनेंगे, मान लीजिए एंगल ए है, 2 है, 3 है, दिस इज एंगल ए, बी और सी। अगर तीनों के तीनों एंगल ए बी सी तीनों के तीनों अगर एक्यूट एंगल रहेंगे, एक्यूट एंगल मतलब जब इन तीनों की वैल्यू जो होगी वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और 90 से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। तीनों की वैल्यू क्या होगी? 90 से बड़ी होनी चाहिए और 0 से बड़ी होनी चाहिए और 90 से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। उसी को हम कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है। दूसरी चीज समझते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज, ठीक है, त्रिकोण कहिए, त्रिभुज क्या है। देन नाउ, इसका मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री बनता हो। एक एंगल कितने का हो? एक एंगल जो हो वो कितने का हो? 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री का होना चाहिए एक एंगल। बाकी 2 क्या रहेंगे? आपके एक्यूट रहेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल यहाँ पे है, तो बाकी 2 क्या होगा? आपका एक्यूट होना चाहिए, क्योंकि हमको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? तीनों एंगल को जोड़ने के बाद आपको 180 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है,
180 डिग्री बनना चाहिए। तो ये आपका एक 90 डिग्री होगा, तो बाकी दोनों जो होंगे उन दोनों का सम में 90 होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कहीं पूछ देता है कई बार। क्या बताइए, एक त्रिभुज में या एक ट्रायंगल में क्या दो 90 डिग्री हो सकते हैं क्या? नो, कभी दिस इज नो, ये पॉसिबल ही नहीं है, कभी नहीं हो सकता कि एक ही ट्रायंगल में दो 90 डिग्री बन जाए। अगर दो बनेंगे तो दोनों का जोड़ 180 हो जाएगा, तीसरा एंगल क्या बनेगा? कुछ नहीं बन पाएगा, जीरो होना पड़ेगा, तो ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो कभी भी एक ट्रायंगल में दो 90 डिग्री नहीं बन पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या है ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? अधिक कोण, है ना, अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल क्या होना चाहिए? ऑब्ट्यूज होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ट्रायंगल में 3 एंगल होगा, इसमें से कोई भी एक एंगल जो होगा वो आपका क्या होना चाहिए? ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑब्ट्यूज होना चाहिए। मतलब वो 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ठीक है, चलिए इधर आते हैं। अब भुजाओं के आधार पर, मतलब बेस्ड ऑन साइड्स, हमने ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेंस ट्रायंगल। ठीक है, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है? ऐसे ट्रायंगल्स जिसमें तीनों के तीनों साइड्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तीनों के तीनों साइड्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एक इसका भी है, इसका भी है, मतलब तीनों साइड क्या रहेंगे? बराबर होंगे। ठीक है, नाउ दूसरी चीज, आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं? ऐसा ट्रायंगल्स जिसमें दो साइड क्या होती हैं? बराबर होती हैं, और तीसरा क्या होता है? अलग होता है। तीसरा क्या होता है? अलग होता है। मान लीजिए अगर इसकी वैल्यू ए है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? ए होगी, और ये आपका अलग मान लीजिए बी हो जाएगा। ठीक है, अब स्केलेन ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिभुज जिसको कहते हैं हम लोग, इसमें जो ट्रायंगल बनेगा, इसमें तीनों के तीनों ट्रायंगल क्या होंगे? उसके तीनों साइड्स क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। तो ऐसा ट्रायंगल्स जिसमें तीनों के तीनों साइड्स अलग अलग रहते हैं, भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? स्केलिन ट्रायंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? स्केलिन ट्रायंगल। पहले हम फॉर्मूला देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अब देखो, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सपोज दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल ABC, और राइट एंगल कहाँ पे है? B पे है। ठीक है, तो अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री था उसके सामने वाले साइड को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं इसको? हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, दिस इज योर बेस, और इसको हम कहते हैं इसका हाइट। हाइट कहिए, ये इसको हम यहाँ अल्टीट्यूड भी कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? हाइट या अल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो एरिया होता है, पहले हम एरिया देख लेते हैं। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब बेस जो दिया रहेगा इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए ये जो ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल में मान लीजिए मैंने इसकी वैल्यू 4 दी होती, इसकी वैल्यू 6 दी होती, तो इसका एरिया कितना निकल जाता? इसका एरिया क्या निकलता? 1/2 इंटू बेस कितना है? 4 है, हाइट कितना है? 6 है, तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 यूनिट स्क्वायर हो जाता। ठीक है, 12 यूनिट क्या होता था? स्क्वायर हो जाता। एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में जाता है, याद रखना। अगर ये सेंटीमीटर होता, सेंटीमीटर का स्क्वायर, अगर मीटर होता तो मीटर का स्क्वायर। आधी बात समझ में? ठीक है, हाँ। दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल पर देखिए, दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर हम बात करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल की हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए सपोज दिस इज ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो अगर मान लीजिए चारों साइड इसके हमारे सेम है, मान लीजिए 4 4 4, ठीक है, 4 4 4, ठीक है, तो इसका जो एरिया बनता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल दैट इज व्हाट? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एरिया कितना निकल जाएगा? √3/4 इंटू साइड। साइड कौन है यहाँ पे बेटा? 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर, एक 4 से एक 4 मर गया, क्या बचेगा? 4√3। अगर हमारे सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, अगर हमारे सपोज सेंटीमीटर दिया है तो क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, आधी बात समझ में? ठीक है, नाउ अब दूसरी चीज़, अब चाहे तो इसके हिसाब से दूसरा एक और फॉर्मूला होता है एक ट्रायंगल का, जिसमें अगर आपके पास तीनों पता है साइड्स, आप चाहो तो उसको, जिसको हम हेरॉन्स कहते हैं, आप चाहो तो उसमें हेरॉन्स डायरेक्टली लगा सकते हो, वो भी मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देख लेते हैं हेरॉन्स कैसे लगाएंगे।
देखो, अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल है आपके पास, कोई ट्रायंगल है मान लीजिए आपके पास, ठीक है, कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपको अलग अलग दिए हों, तीनों के साइड्स अलग अलग दिए हों, ठीक है, या सेम भी दिए हों, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हेरोन्स फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हेरोन्स फार्मूला क्या होता है वो समझते हैं पहले। हेरोन्स फार्मूला, ठीक है, हेरोन्स फार्मूला। अब हेरोन्स फार्मूला क्या कहता है कि सबसे पहले एक काम करिए, आप सबका पेरीमीटर निकाल लीजिए, मतलब परिधि निकाल लीजिए, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ए प्लस बी प्लस सी, सबको जोड़ दिए, जोड़ दिया आपने। तो हेरोन्स फार्मूला कहता है इसका सेमी पेरीमीटर निकालिए। क्या निकालिए, सेमी पेरीमीटर, मतलब इसका आधा कर दीजिए। सेमी का मतलब क्या होता है, जितना आपका पेरीमीटर उसका आधा कर दीजिए। तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, ठीक है। आपने क्या कहते हैं, सेमी निकाल दिया। तो इस सेमी पेरीमीटर को हमने डिनोट किया मान लीजिए एस के साथ में। तो अकॉर्डिंग टू द हेरोन्स फार्मूला जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा, जो भी रहेगा उसका जो एरिया आपको निकालना है, ठीक है, उसका एरिया क्या बन जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और हो जाएगा एस माइनस सी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला। तो इसमें आप रखेंगे तो कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, बस तीनों साइड आपको पता होना चाहिए, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, चाहे आपके पास स्केलेन ट्रायंगल हो, तीनों में कोई भी ट्रायंगल, बस तीनों साइड्स आपको पता होना चाहिए। तीनों साइड्स पता है कि इस फॉर्मूले आप रख दीजिए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक इसी पे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज आपके पास कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, देखिए थोड़ा हेरोन्स थोड़ा लेंदी जाता है, हेरोन्स जो होता है थोड़ा सा लेंदी होता है, ठीक है, बट आपको अगर समझ गया तो आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए उसकी साइड ले लिया, मान लीजिए 3 4 5, चलिए मान लीजिए ट्रायंगल आपके पास ए बी सी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हेरोन्स लगाए हमें एस चाहिए, मतलब सेमी पेरीमीटर चाहिए उसका, ठीक है। सबको जोड़ लीजिए, 5 + 4 + 3 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 3 12, 12/2 मतलब आ जाएगा 6। यस की वैल्यू कितनी आएगी, 6। याद रखिएगा यस जो होता है हमेशा आपकी साइड जो है उससे बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आप ट्रायंगल का रूल क्या होता है, ट्रायंगल का रूल होता है कभी भी दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 5 + 4 कितना होगा, 9, 9 3 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। 4 3 7, 7 क्या 5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। 5 3 8, 8 4 से बड़ा, बिल्कुल बड़ा है। तो जब दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना ही चाहिए, अगर नई कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो कभी भी ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे। हरी बात समझ में, मतलब ट्रायंगल बनने का सबसे बड़ा कंडीशन यही है कि हमेशा दो साइड का सम जो है तीसरे साइड से बड़ी होनी चाहिए। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो ट्रायंगल कभी बना ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ए बी सी है इसका फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, यस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है ना। चलिए तो यस की जगह हम क्या रख देंगे, 6 रख देते हैं। 6 अभी कितना होगा, 6 माइनस ए, मतलब पहला कोई एक नंबर ले लीजिए, 6 - 5, दूसरा 6 - 4 एंड तीसरा 6 - 3, ठीक है। चलिए 6 × 5, 6 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 6 - 4 2 हो जाएगा, इंटू 6 - 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ए अंडर रूट में, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई मत करेगा, 3 × 2 = 6 और ये 6 जैसे वैसा, 2 6 है, x बाहर निकल जाएगा 6, तो ये आपका निकल गया आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लीजिए अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर निकल जाएगा। तो ऐसे आपको बच्चों आपको करना है, ठीक है। नौ लाइन्स में कुछ और है, देखिए बात करते हैं पैरेलल लाइंस की, बात करते हैं जिसको हम हिंदी में समांतर रेखा कहते हैं या समांतर रेखाएं कहते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब पैरेलल लाइन किसको कहते हैं, देखिए ऐसे लाइंस
जो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, मतलब कभी एक दूसरे को काटते नहीं हैं, और उनके बीच में हमेशा हमेशा फिक्स डिस्टेंस होता है, हमेशा उनके बीच में डिस्टेंस क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, तो उस लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब दूसरी चीज़ होती है आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को कट करती हैं, एक दूसरे को काटती हुई निकलती हैं, ऐसे लाइंस को हम कहते हैं बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जिस पॉइंट्स पे कट करती हैं उसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या कहेंगे इसको, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्पेलिंग गलत होगी इंटरसेक्टिंग की, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, आ रही बात समझ में। नाउ दूसरा एक और होता है, दैट इज कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन जब किसी एक पॉइंट से तीन या तीन से ज़्यादा लाइंस गुजरती हैं एक पॉइंट से, तो इन सभी लाइंस को हम कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस। क्या कहते हैं उनको, कॉन्करेंट लाइंस। तो ये सभी की सभी लाइन क्या कहलाएंगे, कॉन्करेंट लाइंस। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक लाइन, एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं। तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं। हरी बात समझ में, एक लाइन से अनगिनत लाइन यहाँ से पास हो सकती हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट एक और आता है आपके पास। ठीक है, नाउ ट्रांसवर्सल लाइन। सपोज मान लीजिए आपके पास कोई एक पैरेलल लाइंस है। ठीक है, एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है। तो इस पैरेलल लाइंस को अगर कोई एक लाइन कट करते हुए निकलती है दोनों लाइंस को, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या कहते हैं इसको, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो क्या क्या चीज़ें आपके पास आती हैं। चलिए बच्चों देखते हैं। अगर मान लो आपके पास ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस है। ठीक है, और एक लाइन इसको कट करते हुए निकल जाती है, जिसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल लाइंस है। सपोज दिस इज पी एंड क्यू, दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, और ये टी लाइन जो चली गई है, ये जो टी लाइन है, इनको इंटरसेक्ट करती हुई निकल गई है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये दो पैरेलल लाइन के बीच में देखिए क्या क्या बनेगा। अब देखिए ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, इस दो एंगल को हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहेंगे इसको, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहेंगे इनको, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ऐसे ही इधर भी एक करस्पॉन्डिंग बनेगा और इधर भी एक करस्पॉन्डिंग बन जाएगा। मतलब पैरेलल के एक देखिए, पैरेलल के ऊपर और ट्रांसवर्सल के एक तरफ। देखिए पैरेलल के ऊपर, इधर ऊपर, अब ट्रांसवर्सल के एक तरफ, तो इधर का इसके साथ करस्पॉन्ड हो जाएगा। वैसे ही नीचे में ये इसके साथ करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, और वैसे ही भी ये इसके साथ क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग बन जाएगा। आगे बात समझ में। तो इन एंगल को कहते हैं करस्पॉन्डिंग। देखिए करस्पॉन्डिंग पहचानने का तरीका ये होता है, जहाँ पे आपको एफ बनता दिख रहा हो, तो ये एंगल इसको करस्पॉन्डिंग करेगा, और ये ऊपर वाला एंगल, ये वाला एंगल इसको क्या करेगा, करस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, इसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए अगला देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। अगला जो होता है, ठीक है, देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, देखिए पैरेलल लाइन इसके अंदर और ट्रांसवर्सल के एक इधर, इसको हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई, इनको हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या कहेंगे, अल्टरनेट। क्यों, क्योंकि इस ट्रांसवर्स के एक इधर है
और इंटीरियर मतलब पैरेलल लाइन के अंदर है, इसलिए इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल करेंगे। वैसे ही एक यहाँ पे बनेगा, एक अल्टरनेट इंटीरियर यहाँ पे और यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब देखिए अल्टरनेट पहचाने का तरीका क्या होता है, जहाँ पे आपको जेड बनता दिख रहा हो तो ये इसके अल्टरनेट, वैसे ही जेड आपका ऐसे भी बन सकता है, ये इसके जेड आपका ऐसे भी बन सकता है ये, या जेड आपका ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। ये सब क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से बच्चों आपका रहता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये हमेशा इक्वल होते हैं। हाँ, ये सब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सब आपस में क्या होते हैं बच्चों, आपस में इक्वल होते हैं, आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे मान लो यही यहाँ पे है, ठीक है। चलिए देखिए अब एक्सटर्नल के इसके बाहर, ठीक है, मतलब इस पैरेलल लाइंस के बाहर और एक इधर एक इधर, तो इसको हम कहेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या कहेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या कहेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। वैसे ही एक एंगल यहाँ पे बनेगा और एक एंगल यहाँ बनेगा, इस पैरेलल के बाहर और एक ट्रांसवर्स के इधर एक इधर, ठीक है। इसको हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहेंगे, ठीक है। वैसे ही देखिए यहाँ पे अगर दो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल ने कट कर दिया तो इन दो एंगल को हम कहते हैं को इंटीरियर। क्या कहते हैं, को इंटीरियर एंगल। और याद रखना बच्चों इन दोनों का सम जो होता है, मान लीजिए सपोज ये एक्स है वाई है, तो एक्स प्लस वाई हमेशा 180 डिग्री का बनेगा, एक्स एंड वाई डिग्री हमेशा क्या बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अरे बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं। ओके बच्चों, ज्योमेट्री में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज क्वाड्रिलेटरल, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग चतुर्भुज, ठीक है। क्वाड्रिलेटर में क्वाड का मतलब होता है फोर, लैटरल का मतलब होता है साइड। इसका मतलब ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसके अंदर चार साइड्स हों, मतलब जो फिगर चार साइड्स या चार भुजाओं से बना होता है उनको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। जैसे एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होते हैं, इसके चार एंगल, क्योंकि यहाँ पे चार वर्टेक्स बन रहे हैं आपके, एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स, तीन वर्टेक्स और चार वर्टेक्स, तो चार एंगल चार साइड्स, ठीक है। नाउ अब डिपेंड करता है ये साइड्स कैसे हैं आपस में, उसके हिसाब से हम इसको अलग अलग भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसके क्वाड्रिलेटरल के जो टाइप्स हैं वो हमने लिख रखा है मैंने, ठीक है। देखिए बेसिकली जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है बेसिकली वो पैरेललोग्राम और नॉन पैरेललोग्राम में ही डिवाइड होता है, ठीक है। बट मैंने पूरा ही यहाँ पे समझाने की कोशिश की आप लोग को। देखिए क्वाड्रिलेटरल हमारे कितने भाग हैं, आप स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और काइट, ठीक है। ये कुछ इसके टाइप्स हैं, ठीक है। चलिए आइए एक एक चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने उसका हिंदी भी लिख रखा है यहाँ पे। स्क्वायर को वर्ग कहते हैं, रेक्टेंगल आयत, रोम्बस समचतुर्भुज, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, ट्रेपेजियम समलंब, काइट आपका पता ही है, और साइक्लिक चक्रिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रिक चतुर्भुज कहते हैं उसको। चलिए एक एक चीज़ों को समझते हैं, ठीक है, और चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले हम एक काम करते हैं, स्क्वायर को समझ लेते हैं पहले अच्छे से, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्क्वायर को हटा देता हूँ पहले। चलिए बात हम कर लेते हैं स्क्वायर की, ठीक है। अब स्क्वायर क्या होता है, देखो बच्चों स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। चारों साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। और इसका हर एक एंगल क्या होता है, यहाँ पे जो एंगल बनता है हर एक एंगल कितने का बनता है, 90 डिग्री है। कितने का बनता है, 90 डिग्री का। तो सपोज मेरा ट्रायंगल पॉइंट ए बी सी डी है, जो क्वाड्रिलेटरल मेरा ए बी सी डी है, तो पहला पॉइंट मैं बोल सकता हूँ क्या, इसके चारों साइड्स क्या रहते हैं, आपस में इक्वल रहते हैं। तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए, ठीक है। बात क्लियर, मतलब स्क्वायर के चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नाउ दूसरी बात, हर एक एंगल, ईच एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। ईच एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब एंगल ए बी सी डी सभी के सभी आपस में क्या होंगे,
सभी के सभी 90-90 डिग्री के रहेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। अब जो इसका डायगोनल होता है, ठीक है, जो इसका डायगोनल होता है, डायगोनल क्या होता है? अब ऐसा लाइन, ऐसी लाइन जो अपोजिट वर्टेक्स को, आमने सामने जो वर्टेक्स है उसको ज्वाइन करता है, उसको हम कहते हैं डायगोनल। ये क्या कहलाएगा हमारा? दिस इज माय डायगोनल। क्या कहलाएगा बच्चों? डायगोनल कहलाएगा। ठीक है, हिंदी में इसको हम लोग विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण। इसको क्या कहेंगे हम लोग? विकर्ण। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? अब देखिए, एक डायगोनल ऐसा हो गया तो एक डायगोनल ऐसे भी हो जाएगा, एक डायगोनल ऐसे हो गया। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज, इसके दोनों डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है ना। दूसरी चीज, अब ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को आपस में 90 डिग्री पे क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को इक्वल भाग में बांटते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे आपस में एक दूसरे को विच्छेद करते हैं, जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं, वहाँ पे ये दोनों आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कहाँ पे? 90 डिग्री पे। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ डायगोनल जो है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। कहाँ पे? राइट एंगल पे। मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा कितना बनेगा? 90-90। मतलब यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90। कितना बनेगा? यहाँ पे 90-90 बन के देगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपको पता है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इस चीज़ों को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो रही बात प्रॉपर्टीज़ किसकी? स्क्वायर की बात होगी। चलिए रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल, अब सेम चीज़ बेटा, रेक्टेंगल भी हमारा क्या है? एक तरह का पैलोग्राम ही होता है। ठीक है, एक तरह का पैलोग्राम ही होता है। अभी जब पैलोग्राम का डिस्कस करेंगे तो इसमें बताऊँ मैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन इसलिए बन जाते हैं आप लोगों के। दूसरा जो टॉपिक है आपके पास रेक्टेंगल का है, रेक्टेंगल। ठीक है, जिसको हम हिंदी में आयत कहते हैं, आयत। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? देखिए, रेक्टेंगल के जो आमने सामने के साइड्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा ABCD क्या है? एक मेरा कोऑर्डिनेटर है, आयत है। इसका मतलब जो AB होगा वो CD के बराबर होगा और जो AD है वो BC के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इसके आपस में इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट, अब सेम अपोजिट साइड इक्वल है, इसके भी हर एक एंगल कितने होते हैं? ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ईच एंगल, इसका भी क्या रहेगा? ईच एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हर एक एंगल कितने कितने के बनेंगे? 90 डिग्री के। मतलब जो एंगल A रहेगा, एंगल B रहेगा, एंगल C रहेगा और एंगल D रहेगा, वो सभी के सभी आपस में कितने डिग्री होंगे? 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, कितने का? 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। नेक्स्ट बेटा होता है इसका भी जो डायगोनल होता है, इसके भी जो डायगोनल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। मतलब इनके डायगोनल जो होते हैं ये भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब डायगोनल्स आर इक्वल। मतलब यहाँ से डायगोनल क्या बन जाएगा? AC जो रहेगा वो मेरा BD के बराबर हो जाएगा। ये जो AC रहेगा वो BD के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका और एक ये भी प्रॉपर्टी है कि इसके भी डायगोनल क्या होते हैं बेटा? आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल। ठीक है, इसकी भी प्रॉपर्टी क्या है डायगोनल की? यहाँ पे भी क्या करते हैं? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, एक दूसरे को कहाँ पे? 90 डिग्री पे एक दूसरे को आधे आधे में काटते हैं। बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट पे बांट के देना। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपको याद रखनी है। देखिए बेटा, जब तक इसको आप प्रॉपर्टीज़ नहीं पता कर पाएंगे तब तक आप उसको एरिया बोलिए या जो भी निकालने को बोला है वो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो आता है हमारे पास, जो आता है दैट इज योर रोम्बस, जिसको हिंदी में हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं। देखिए
इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टियाँ हैं जो सबकी प्रॉपर्टी आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए, क्योंकि हम जब टीचर बनने जा रहे हैं तो ये सब प्रॉपर्टी हमको पता होनी चाहिए ना। अगला जो है आपके पास दैट इज रोम्बस, ठीक है। रोम्बस देखिए, रोम्बस हमारा एक ऐसा फिगर होता है जिसके चारों साइड्स तो इक्वल होते हैं, चारों साइड्स तो इक्वल होते हैं, ठीक है। देखिए ये चारों साइड्स आपस में क्या होते हैं, स्क्वायर इक्वल है। जैसे हमारी स्क्वायर में था, स्क्वायर में क्या था, सभी के सभी एंगल्स के सॉरी साइड्स क्या थे हमारे इक्वल थे, लेकिन उसके हर एक एंगल कितने के थे, 90 डिग्री के थे। मतलब स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल थे लेकिन हर एक एंगल कितने के थे, 90 डिग्री के। लेकिन यहाँ पे हर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं बनता, ठीक है। और दूसरी चीज़ और इसके दो डायगोनल थे आपस में इक्वल थे, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। इसके डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते हैं। अगर ये सब प्रॉपर्टी होती तो ये भी क्या बन जाता आपका, एक स्क्वायर ही बन जाता, ठीक है। तो थोड़ा इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। रोम्बस ऐसे ही बन सकता है आपका रोम्बस, बिकॉज रोम्बस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, तो ये ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। ये ऐसे भी बन सकता है, मतलब बस आपको चीज़ें समझने से, सभी साइड इक्वल होंगे और ये आपका ये बन जाएगा। लेकिन याद रखना इसकी सबसे बढ़िया, सबकी बड़ी प्रॉपर्टी क्या है सबसे, कि इसके जो डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते, इतना रखिएगा। इसके भी जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। चलिए ना, रोम्बस, तो रोम्बस की ये क्या है आपका ABCD, ठीक है। इसके रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, सभी के सभी साइड्स क्या रहेंगे आपस में इक्वल। जैसे AB जो रहेगा BC के बराबर, CD के बराबर और आपका AD के बराबर, सभी के सभी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते, याद रखिए इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ ये इसके डायगोनल्स हैं तो ये डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। मतलब मैं बोल सकता हूँ अगर O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो AO इक्वल्स टू OC और BO इक्वल्स टू OD, ठीक है। ये हमारे नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अब क्योंकि ये भी एक पैरेललोग्राम ही है, जैसे मैंने बताया इसके पहले इसका फिगर ऐसा ही बन सकता है, ठीक है। इस फिगर ऐसे ही बनता है, जैसे हम लोग बर्फ़ी खाते हैं, बर्फ़ी, ठीक है, वो याद रखिएगा। बट यही चीज़ आपको रखना है कि इनके चारों साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं और ये दूसरे को 90 डिग्री पे करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बोला कि डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए इसका एरिया भी हम साथ साथ में काम करते हैं, इसका एरिया भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर का एरिया छूट गया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, दैट इज साइड का स्क्वायर। चलिए अभी इसको बाद में डिस्कस करेंगे इसके बाद में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब इसका जो एरिया बनता है बेटा, एरिया, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अब D1 D2 क्या है, इसका डायगोनल्स है, D1 D2 क्या है, D1 एंड D2 आर डायगोनल्स, क्या है इसके डायगोनल्स है, मतलब इसके विकर्णस हैं, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एक इसका फॉर्मूला और बनता है एरिया का, जब आपको बेस और हाइट पता हो, मतलब आपके पास साइड तो पता होगी और इनके बीच का जो परपेंडिकुलर हाइट होगा अगर वो पता होगा तो आप इसको निकाल सकते हैं। दैट इज दूसरा जो फॉर्मूला बनता है, दैट इज बेस इंटू अल्टीट्यूड। ये कब लगाते हैं, जब आपके पास फिगर ऐसे दिया हो, जब आपके पास ये बर्फी वाला फिगर बना होता हो, ठीक है, जब आपके पास फिगर ऐसे दिया हो, ठीक है। तो आपको अगर ये इसके हाइट पता है और बेस पता है, क्योंकि ये भी एक पैरेललोग्राम ही है, हाइट पता है और बेस पता है, तो आप इसका ये फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसका पेरीमीटर तो पता ही होगा, पेरीमीटर जब पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका चारों साइड इक्वल है तो 4 इंटू हम क्या करेंगे, साइड कर देंगे, पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा स्क्वायर का था उसी तरह इसका भी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला समझते हैं।
अगला जो है आपके पास दैट इज पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सबसे बढ़िया है बेटा, पैरेललोग्राम देखते हैं पहले। ठीक है, पैरेललोग्राम उसको हम समांतर चतुर्भुज भी कहते हैं। ठीक है, अब पैरेललोग्राम जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास ABCD, ये मेरे ABCD का एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, मतलब इसके जो अपोजिट साइड होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं बोल सकता हूँ AB जो है वो CD के बराबर रहेगा, और AD जो है वो BC के बराबर होगा। और क्या बोल सकता हूँ मैं, मेरा जो AB है वो पैरेलल रहेगा CD के, और जो AD है वो पैरेलल रहेगा BC के। मतलब अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होंगे। याद रखिएगा, जो हमने स्क्वायर पढ़ा था वो भी एक पैरेललोग्राम है, जो हमने रेक्टेंगल पढ़ा था वो भी एक पैरेललोग्राम, क्योंकि उनमें भी क्या अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। ठीक है, जो रोम्बस हमने पढ़ा था वो भी क्या है, क्योंकि रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं और आपस में अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो भी एक आपका पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम होने का कंडीशन क्या है कि जिस भी कोऑर्डिनेटर हो उसके अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, जैसे इक्वल और पैरेलल होंगे वो क्या होगा, आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, चलिए ना दूसरा, अब इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, इसकी भी डायगोनल्स एक दूसरे के करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बट नॉट एट 90 डिग्री। ठीक है, नॉट एट 90 डिग्री। ठीक है, इसके भी क्या होंगे, आपस में ये दोनों आपस में बाइसेक्ट करेंगे, बट नॉट एट 90 डिग्री, कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, अगर हो गया तो बाकी वो रेक्टेंगल हो सकता है, या रोम्बस हो सकता है, या बाय द वे वो स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधे इसके लिखेंगे कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे का बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, AO इक्वल्स टू OC और DO इक्वल्स टू OB। ठीक है, ये हो गया इसकी प्रॉपर्टी। हाँ, दूसरी चीज़, इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। याद रखिएगा, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, ये बड़ा डायगोनल, ये छोटा डायगोनल, एक बड़ा बनेगा एक छोटा बनेगा। अगर आपका पैरेललोग्राम इधर झुका हुआ है, ये वाला डायगोनल बड़ा होगा, ये छोटा। अगर डायगोनल ऐसे झुका हुआ है, फिगर ऐसे बना हुआ है, मान लीजिए फिगर मैंने ऐसे बना हुआ था, ठीक है, ये फिगर ऐसे होता, तब ये वाला डायगोनल क्या होता, बड़ा होता, और ये वाला डायगोनल क्या होता, छोटा होता। आगे बस होने। चलिए अगला, इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दैट इज जो इसके पहले बताया मैंने, इसका ये होता है बेस इंटू अल्टीट्यूड, या हिंदी में इसको कहेंगे आप लोग बेस आधार गुणे लंब। आप ये भी बोल सकते हो, इसका क्या बनेगा, आधार गुणे लंब। ठीक है, अब इसमें करना क्या आप लोगों को, आप तो डायगोनल ही पता है, अगर आपको बस इसका हाइट पता नहीं कर चल जाएगी। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है, हाइट क्या होती है, अल्टीट्यूड क्या होता है, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है, इन दो पैरेललोग्राम के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को हम कहते हैं, उसका अल्टीट्यूड कहते हैं। तो अल्टीट्यूड अगर पता है और बेस पता है तो मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे, तो इसका पूरा आपका क्या निकल जाएगा, एरिया आपको पता चल जाएगा। सारी बात समझ में। ठीक है, तो ये कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर चूँकि इसके अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, तो जो रेक्टेंगल का होता है 2 × L + B, वही यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। या डायरेक्टली पेरीमीटर क्या होता है, अगर फॉर्मूला नहीं भी पता आपको, एडिशन ऑफ ऑल 4 साइड, सभी साइड को जोड़ दीजिए, वही आपका क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है हमारे पास ट्रेपीजियम। अगला क्या है हमारे पास, ट्रेपीजियम। चलिए ट्रेपीजियम समझ लेते हैं यहीं पे। ठीक है, ट्रेपीजियम। ठीक है, अब ट्रेपीजियम होता क्या बेटा, देखिए आप उल्टा कटोरा या उल्टा नाव समझ लीजिए। मान लीजिए आपका नाव है, नाव को आपने उल्टा कर दिया। देखिए बोट आपके पास ऐसी होती है, ठीक है, यही नाव होती है ऐसे, इस नाव को उल्टा कर दीजिए, ये बन गया आपका ट्रेपीजियम, जिसको हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा, ट्रेपीजियम। सपोज दिस इज ए ट्रेपीजियम ABCD। तो अब इसका एक समझिएगा, ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका एक ही साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल होता है, और ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए
तो दूसरा चीज़, अब देखो इसमें भी दो टाइप के ट्रेपेजियम बनते हैं, दो टाइप के ट्रेपेजियम बनते हैं। अगर पहला जो होता है इफ़ अगर मेरा एडी जो है ये एडी जो है वो बीसी के बराबर है, बीसी के बराबर है, तब इस ट्रेपेजियम को हम कहेंगे आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। क्या कहेंगे? आइसोस्केलस ट्रेपेजियम, ठीक है, ट्रेपेजियम। और अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, एडी इज नॉट इक्वल्स टू बीसी, अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तब इसको हम नॉन आइसोस्केलस ट्रेपेजियम कहेंगे, नॉन आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। बात समझ में आ रही है? अगर ये दोनों जो पैरेलल साइड्स हैं, ये दोनों आपस में अगर पैरेलल मतलब इक्वल हैं तो उनको हम आइसोस्केलस ट्रेपेजियम कहेंगे, और अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं तो उसको हम नॉन आइसोस्केलस ट्रेपेजियम कहेंगे। इतनी बात याद रखिएगा, ठीक है। और ट्रेपेजियम में एक ही पेयर मतलब यही दोनों आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, और एक लाइन छोटी होती है, दूसरी लाइन क्या होती है? बड़ी होती है। और ऑलरेडी मैंने जब पैरेलल लाइन पढ़ाया था आपको बताया था कि जब पैरेलल लाइन्स होता है तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? ये दोनों एंगल क्या कहलाते हैं? को इंटीरियर। क्या कहलाएंगे? को इंटीरियर। क्या कहलाएंगे? को इंटीरियर एंगल्स। और इन दोनों का सम, इसका और इसका सम हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री का। कितना होगा? 180 डिग्री का। सेम यहाँ पे भी ये दोनों क्या बनेंगे? आपके को इंटीरियर। देखो बच्चों, जहाँ पे आपका पैरेलल लाइन दिखता है, ठीक है, जहाँ पे भी आपको पैरेलल लाइन्स दिख रहा है, जहाँ पे भी, और जहाँ पे भी एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये दोनों हमेशा क्या करेंगे? कहलाएंगे को इंटीरियर कहलाएंगे। और इनका सम हमेशा कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है, ठीक है। चलिए, अब जो ट्रेपेजियम होता है, ट्रेपेजियम, अब मैंने इसकी बाकी तो प्रॉपर्टी बता दिया, मतलब वन पेयर, इसका प्रॉपर्टी क्या है? दैट इज वन पेयर ऑफ लाइन इज पैरेलल, ठीक है। ये क्या बनेंगी? एक ही पेयर ऑफ लाइन क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ मेरा ए बी क्या है? वो पैरेलल है डी सी के, ठीक है, क्लियर। और अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, नॉन जो पैरेलल साइड अगर इक्वल हो गए तो उसको आइसोस्केलस ट्रेपेजियम कहेंगे, और अगर पैरेलल नॉन पैरेलल साइड अगर इक्वल नहीं है तो उसको हम नॉन आइसोस्केलस ट्रेपेजियम कहेंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज़, इसका एरिया समझ लेते हैं। एरिया, इसका एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू दैट इज 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट या अल्टीट्यूड कहेंगे आप, ठीक है। चलिए, अब देखिए, सपोज अब अल्टीट्यूड क्या होता है? अल्टीट्यूड या हाइट क्या होता है? इन दोनों जो पैरेलल लाइन्स है उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है उसी को हम कहते हैं, उसको हाइट कहते हैं। तो मान लीजिए आपके पास ये पता है कि इसके बीच के ये अल्टीट्यूड कितना है, ये पता है आपको कि इसके बीच का अल्टीट्यूड कितना है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको ए ई बोल दिया, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा फॉर्मूला? दैट इज 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल। अब पैरेलल साइड कौन? यही दोनों पैरेलल साइड्स हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए बी प्लस डी सी इंटू हाइट क्या बन जाएगा इसका? ए ई, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला? ये इसका फॉर्मूला, दैट इज क्या बनेगा? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कौन है? ए बी और डी सी, इनका सम इंटू हाइट ए आपको कर देना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या आपके पास? ट्रेपेजियम हो गया हमारा। अगला हमारे पास है कौन सा? साइक्लिक। चलिए साइक्लिक भी देख लेते हैं। देखिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं बेटा, ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स किस पे हों? सर्कल के ऊपर होते हों, ठीक है। ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों के चारों जो वर्टेक्स होते हैं किस पे होते हैं? सर्कल के ऊपर रहते हैं, उसको हम कहते हैं, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे रहते हैं, उसको हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे उसको, ठीक। मतलब मान लीजिए अगर ए बी सी डी आपका एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके चारों पॉइंट इस सर्कल के जो सर्कमफ्रेंस है, जो इसकी परिधि है, उस परिधि पे अगर रहते हैं चारों इसके वर्टेक्स, तो उसको हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज। नाउ इसकी प्रॉपर्टी क्या है? एक ही प्रॉपर्टी से समझ लीजिएगा बस, कि इसके सम ऑफ अपोजिट एंगल हमेशा कितना होगा? 180 का होता है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू क्या होगी? ए के अपोजिट में कौन है? सी, इसकी वैल्यू 180 डिग्री की होगी। वैसे ही एंगल बी प्लस एंगल डी की वैल्यू क्या होगी? 180 डिग्री की होगी,
ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है, ठीक है। और दूसरी चीज़, इसके जो डायगोनल्स बनेंगे, ठीक है, मोस्टली ऐसा नहीं बोलेंगे कि हैंस पास होंगे, बस इतना याद रखना, इसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं आपस के सम क्या होता है 180 डिग्री का बनाता है। जो लास्ट टॉपिक है दैट इज काइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछते हैं इसके ऊपर भी, काइट के ऊपर, ठीक है। काइट क्या होता है वो समझ लेते हैं पहले। पतंग जो हम लोग उड़ाते हैं अक्सर, देखिए पहले हम काइट को समझते हैं। काइट, देखो बच्चों, जो काइट होता है हमारे पास, ठीक है, ये आपका काइट होता है ABCD, यही समझा तो मैं। काइट में ये जो छोटे होते हैं साइड से, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ये दोनों बड़े होते हैं, ये आपस में इक्वल होते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। दूसरी चीज़, अब इसके जो एंगल्स होते हैं, सिर्फ ये वाला एंगल्स इसके बराबर होता है, ये वाला इसके बराबर नहीं होता। और दूसरी चीज़, अब देखिए ये छोटा डायगोनल हो गया, ये क्या हो गया, डायगोनल बहुत बड़ा हो गया, तो बड़ा वाला डायगोनल छोटे को बाइसेक्ट करता है, बस बड़ा वाला क्या करता है, छोटे को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ये छोटा वाला बड़े को बाइसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो छोटा साइड होगा दैट इज AB जो है वो AD के बराबर होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ से मैं बड़ा जो साइड है BC जो रहेगा वो CD के बराबर रहेगा। और क्या होगा, जो बड़ा डायगोनल मतलब एंगल जो बनेगा, एंगल B जो रहेगा वो एंगल D के बराबर रहेगा, कंप्लीट, ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट के बराबर रहेगा। और जो बड़ा वाला डायगोनल्स रहेगा, बड़ा वाला डायगोनल्स वो छोटे वाले को बाइसेक्ट करता है, मतलब यहाँ से BO = OD रहेगा। तो एक कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ है, एक उसकी प्रॉपर्टीज़ है। अब बाइसेक्ट कहाँ करता है बेटा, अभी 90 डिग्री पे। कहाँ करता है, 90 डिग्री पे। अगला टॉपिक जो हमारे ज्योमेट्री में है वो है वृत्त, या जिसको हम सर्कल कहते हैं, ठीक है। आइए इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। सर्कल क्या होता है, एक केंद्र से, जिसको हम सेंटर बोलते हैं, एक सेंटर से समान दूरी लेके जो हम दूरी तय करते हैं, या जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, कर्व लाइन, उसी को हम सर्कल कहते हैं। या आप सर्कल बोल सकते हो, एक क्लोज्ड फिगर है जो सेंटर से समान दूरी पे है। या बोल सकते हो सर्कल क्या है, एक क्लोज्ड कर्व है जो सेंटर से समान दूरी पे है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्या होगा, सेंटर कर्व। अब सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस है, जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री की जो दूरी होती है इसको हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस, जिसको हम हिंदी में त्रिज्या कहते हैं ना, त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज, सर्कमफ्रेंस पे दोनों एंड को, सर्कमफ्रेंस के दोनों एंड को जोड़ने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है, सपोज सर्कमफ्रेंस जो इसका परिधि जो है, इस परिधि पे जो लाइन बनेगा, ठीक है, उसी को उसको कहते हैं हम उसका कॉर्ड। क्या कहते हैं, कॉर्ड। क्या कहते हैं, कॉर्ड, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग जीवा कहते हैं, जीवा, ठीक है ना। दूसरी चीज़, अब ये सर्कमफ्रेंस है, इस सर्कमफ्रेंस पे हम जो कोई भी दूरी तय करते हैं, सर्कमफ्रेंस पे जो भी लेंथ होता है, कोई भी लेंथ लीजिए, इस सर्कमफ्रेंस पे जो लेंथ होता है उसको हम कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं, आर्क, या उसको हम कहते हैं चाप। क्या कहते हैं, चाप, ठीक है। कहाँ पे आएंगे, सर्कमफ्रेंस के ऊपर, मतलब सर्कमफ्रेंस में कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को आप लेते हैं, उसी को हम कहते हैं उसका आर्क, ठीक है। चलिए, अब जो भी कॉर्ड मैंने कॉर्ड क्या होता है, जो सर्कमफ्रेंस पे लाइन सेगमेंट होता है, बनाते हैं हम लोग, ड्रॉ करते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग कॉर्ड कहते हैं। तो ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास होते हुए निकलता है, सेंटर से पास होते हुए निकलता है, उसको हम कहते हैं डायमीटर, और हिंदी में हम कहते हैं उसको व्यास। क्या कहते हैं, व्यास, ठीक है। सीधी, तो इसका मतलब सेंटर से जो बाउंड्री का डिस्टेंस था उसको हमने रेडियस कहा, तो इसका मतलब डायमीटर क्या था, सेंटर से पास होते निकला, तो इसका मतलब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा डायमीटर है, जो मेरा डायमीटर है वो क्या रहेगा बच्चों, रेडियस के दोगुना रहेगा, रेडियस के क्या रहेगा, दुगुना रहेगा,
ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब ये तो सेगमेंट की बात हो गई। अब कोई लाइन इसको काटते हुए बाहर निकल गई, मान लीजिए ये तो सेगमेंट क्या था, बस बाउंड्री पे था हमारा लाइन सेगमेंट, बट कोई एक लाइन है जो इस सर्कल को काटते हुए निकल जाएगी, तो इसको हम कहते हैं सेकेंड। क्या कहते हैं? सेकेंड, या हिंदी में इसको हम भेदिका या छेदिका भी कहते हैं, भेदिका, ठीक है, या इसको छेदिका भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब कोई ऐसा लाइन जो सर्कल को बस एक लाइन सेगमेंट सर्कल को बस एक पॉइंट पे टच करते हुए निकलती है, टच करते हुए बस निकलती है, उसको हम कहते हैं टैंजेंट। क्या कहते हैं? टैंजेंट, या उसको हम स्पर्शी रेखा कहते हैं, स्पर्शी रेखा, ठीक है, टैंजेंट, या उसको हम स्पर्शी रेखा कहते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलिए ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई, थोड़ी सी और आगे समझते हैं ना। चलो अब समझ लो बच्चों, ये मेरा कॉर्ड है एंड दिस इज माय सेंटर, ठीक है, ये सेंटर है। जब कभी भी सेंटर से हम कोई कॉर्ड पे एक राइट एंगल ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, कहाँ से? सेंटर से जब कभी भी हम कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटता है, मतलब इज डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, है ना। ये जो परपेंडिकुलर हाइट जो रहेगा, ये जो रहेगा, ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। अरे बात समझ में ना। दूसरी चीज़, अगर इनको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, मैं इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ मैं, ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या होगा, इस ट्रायंगल मान लीजिए OAB बन गया आपका ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे, क्योंकि दोनों कौन है? रेडियस है। तो और ये तो नहीं पता हमको अलग हो सकता है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया? ट्रायंगल आपका आइसोस्केलस ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया आपका? आइसोस्केलस ट्रायंगल बन गया, क्योंकि 2 साइड इक्वल हो गए। अब प्रॉपर्टी क्या होती है आइसोस्केलस ट्रायंगल की? अगर 2 साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल। मतलब इसके अपोजिट में कौन? ये, तो इसके अपोजिट में कौन है? ये, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। चलिए दूसरी चीज़, दूसरी प्रॉपर्टी समझते हैं। मान लीजिए आपका सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल से हमने क्या किया? एक टैंजेंट ड्रॉ कर दिया। सर्कल से क्या किया? एक टैंजेंट ड्रॉ कर दिया। सेंटर से जब हम टैंजेंट जहाँ पे टच किया है, टैंजेंट पे जब लाइन ड्रॉ करेंगे, तो सेंटर से टैंजेंट पे जो लाइन टच करती है वो हमेशा टैंजेंट पे 90 डिग्री बनाती है। क्या बनाती है? 90 डिग्री हमेशा बनाती है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए यहाँ से कोई एक और टैंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, तो सर्कल के कहीं पे भी 2 टैंजेंट जहाँ पे आपस में मीट करते हैं, ये मीट करते हैं, तो हमेशा याद रखना इन दोनों की लंबाई, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई हमेशा क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? हमेशा सेम होगा। मान लीजिए AB ये C है, तो इसका मतलब AB जो रहेगा वो CB के या BC के बराबर रहेगा। हमारी बात समझ में? मतलब किसी भी, और याद रखना एक भी क्वेश्चन पूछता है कि एक सर्कल के एक पॉइंट से कितने आप टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक पॉइंट से सिर्फ, बच्चों याद रखिएगा, एक पॉइंट से हम सिर्फ एक ही टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट से अगर एक ही पॉइंट दूसरा करना तो उसी लाइन से जाएगा। मान लीजिए इस पॉइंट पे कोई टैंजेंट है, तो आपने टैंजेंट ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो इसी पॉइंट पे रहेगा। अब इस पॉइंट पे दूसरा है तो उसी लाइन पे आएगा ना। दूसरा अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, दूसरा रास्ता पकड़ लेगा, तो याद रखना एक सर्कमफ्रेंस पे किसी एक पॉइंट से सिर्फ हम एक ही टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वैसे अगर पूछ दिया कि प्लेन पे मानिए कोई एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? इस पॉइंट से हम अनगिनत इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन हम क्या कर सकते हैं? आपस में पास कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इतनी बातें क्लियर। अब थोड़ा आगे चलते हैं, इसके आगे ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको सभी, देखिए ये सभी का निचोड़ है। जो मैंने पहले बताया था कि आपको 6 से लेके 8 तक की अच्छे से मैथ पढ़ लेना है आप लोगों को, ये पूरा उसी का निचोड़ है पूरा ये, ठीक है। दूसरी चीज़ हम बात कर लेते हैं, पहले सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं, इसकी फॉर्मूले की, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, ऑफ सर्कल क्या होता है? दैट इज 2πr। इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? परिधि, ठीक है। वृत्त की परिधि कितना हो जाएगा? 2πr, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है? एरिया ऑफ सर्कल,
एरिया ऑफ सर्कल। एरिया क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अभी कुछ दो बेसिक बातें हो गई हैं, ठीक है। इसके आगे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा हम लोग, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट जिस पे क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर वो सेक्टर और सेगमेंट पे ज़्यादा पूछते हैं क्वेश्चन, सेक्टर और सेगमेंट पे। तो मान लीजिए, अगर मान लीजिए इमेज सर्कल है, ठीक है, इमेज सर्कल है ना, जो रेडियस होते हैं, रेडियस से के बीच, मान लीजिए सेंटर से मैंने दो रेडियस सर्कल से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसके बीच में जो जगह बच गई, पूरी जो जगह बच गई, इस कंप्लीट जगह को हम कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं? सेक्टर, सेक्टर ऑफ सर्कल, या इसको हम हिंदी में त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या लगा? सेक्टर कहलाएगा, ठीक है, पूरा कंप्लीट। और अगर आपने इस सेक्टर को, जो रेडियस के दोनों एंड पॉइंट थे, ये जो एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो ये जो हिस्सा बच गया, ये जो हिस्सा बच गया, ठीक है, ये जो हिस्सा बच गया, इसको कहते हैं हम लोग सेगमेंट। क्या कहेंगे? सेगमेंट। क्या कहेंगे इसको? सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है, सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ सर्कल, जिसको हिंदी में हम वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तखंड, ठीक है, वृत्तखंड। आधी बात समझ में? तो ये जो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब समझ लो यहाँ से फॉर्मूले कैसे बनते हैं। जैसे मान लो यही मेरा है, ये मेरा है, और इसने कोई एंगल बना दिया, यहाँ पे कोई एंगल बना दिया थीटा, मान लीजिए यहाँ पे कोई एंगल बना हुआ है थीटा। तो अब नाम देते हैं ए बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बनता है दैट इज थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। मतलब यहाँ पे ये जो सेक्टर बनेगा, यहाँ से कंप्लीट, ये कंप्लीट जो सेक्टर बना हुआ है, इसका एरिया कितना होगा, कितना यहाँ पे एंगल बने 360 डिग्री से, ये कितना एंगल बना हुआ है उसका रेशो इंटू पूरे सर्कल का एरिया इज पाई आर स्क्वायर। और अगर पूछा जाए कि जो लेंथ है, ये कितना बड़ा लेंथ है, ये आर्क की लंबाई कितनी बड़ी है, तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कौन है यहाँ पे? ए बी हम बोल देते हैं, ए बी समझने के लिए, आर्क हम ऐसे डिनोट करते हैं ऊपर, ठीक है। कितना हो जाएगा? दैट थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस पे है, परिधि के ऊपर है, इसलिए हम ये लगाते हैं फॉर्मूला। और अगर ये पूछ दिया जाए कि बताइए ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट का एरिया कितना होगा, इस सेगमेंट का एरिया कितना होगा, तो क्या करेंगे बच्चों? इस कंप्लीट सेक्टर में से, पूरे कंप्लीट सेक्टर में से इस ट्रायंगल को क्या करिएगा? माइनस कर देंगे हम लोग। तो क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा, है ना। देखिए इस पूरे सेक्टर में से, इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल को निकाल दीजिए, तो आपको क्या बन जाएगा? सेगमेंट बन जाएगा। बस में आ रही है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी किसकी? सर्कल के ऊपर।